Good morning, good evening, good afternoon, and good night. Whenever you are watching this video, and once again, welcome back. प्रीवियस लेक्चर जो कि था आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें हमने लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, और हमारे पास जो होता है फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में हम लाइट का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और अपने क्लास 10th में भैया रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। 12th में जाकर हम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन का। हमें दो चीजें पढ़ना है क्लास 10th में भैया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा डिस्पर्सल ऑफ लाइट भी पढ़ना है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले समझ लेना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है भाई? देखें, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग एन ओपेक सरफेस, ठीक है। ध्यान से देखना है, इस डिफिनेशन में तुमको क्या चीज दिखा है। जो लाइट है ना, एक मिनट यार, जो लाइट है वो बैक होगी कहाँ? सेम मीडियम में। सेम मीडियम में लाइट का वापस आना कब? टकरा के किससे? ओपेक सरफेस से, ओपेक सरफेस से, ठीक है भैया। ओपेक सरफेस से ये टकरा कर वापस आ जाए लाइट रे, कहाँ? सेम मीडियम में। जिस मीडियम में से जा रहा था उसी में टकरा के वापस आ जाए, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब हम जरा देखते हैं, जरा चेक किया जाए भाई इसको। सपोज ये आपके पास एक वॉल है, ध्यान से देखेंगे। वॉल, आपको पता होना चाहिए वॉल किसका बना होता है ना। आपको तो ये पता ही होगा भाई, वॉल किससे बना होता है। वॉल बना होता है आपका किससे? किसी मीडियम से, मतलब समझ लो सॉलिड वगैरह है। ध्यान से देखो, ये आपकी वॉल है। चल जा बेटा चल, हो गया कलरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखे भाई, ये आपका है वॉल, ठीक है। ये हमारे पास वॉल है, और ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम टू, सपोज मीडियम टू, ठीक है। मीडियम टू है ये, ठीक। अब जरा ध्यान दो, और इस साइड अपने पास क्या है? एयर है। इस साइड अपने पास है एयर, ठीक है। अब सपोज लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एयर में लाइट रे चल रही है, अच्छा, लाइट रे एयर में चल रही है। अब ये आगे बढ़ेगी तो इस पे हिट करेगी। ये वॉल का सरफेस कैसा है? ओपैक है। ओपैक का मतलब हम इसके उस पार नहीं देख पाते हैं ना, वॉल के उस पार। अच्छा, वॉल के जिसके उस पार ना देखा जा सके, इसका मतलब लाइट उसके पार नहीं जा रही है, ठीक है। अब जहां भी ये हिट करता है बेटा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ, व्हाट इज दिस? पेन सेलेक्ट किया है यार, इसके बाद ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो देखो भाई, जिस पॉइंट पर ये लाइट रे इसको हिट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ, देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, इसको आप बोलोगे नॉर्मल। क्या बोलोगे? नॉर्मल। और ये जो लाइट जाके हिट कर रहा है ना, मतलब समझो इसने एक्सीडेंट कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे एक्सीडेंट नहीं भैया, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहोगे आप? इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ध्यान देना ये है इसमें, यहां से लाइट रे आपकी वापस आ गई, कहा? इसी मीडियम एयर में दोबारा वापस हो गई, ठीक है। जिस जिस मीडियम में पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, दूसरे मीडियम के सरफेस पर इसने हिट किया, और उस मीडियम में इंटर नहीं कर पा रही है, तुरंत उस मीडियम से रिफ्लेक्ट वर्क होके उसी मीडियम में आ गई है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस लाइट को जो टकरा कर वापस आई है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसमें हमें कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें समझनी है बेटा, ध्यान से देखें। इंसिडेंट रे आपने समझ गया, हम शॉर्टकट में उसको लिखेंगे आई आर। रिफ्लेक्टेड रे आपने समझ लिया, आर आर। और एन फॉर नॉर्मल, स्मॉल आई फॉर, हम लिख दे रहे हैं आपको इंसिडेंस। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। क्या बोलोगे?
इंसिडेंस एंगल, और स्मॉल आर को आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको भी आप बोल सकते हो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको भी आप बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा ध्यान से समझना है, ये रही आपकी ग्रीन वाली इंसिडेंट रे, क्योंकि ये जाके उसको हिट कर रहा है, एक्सीडेंट मतलब समझ लो। और ये रहा नॉर्मल, ये क्या होता है, जिस सरफेस पे हमने लाइट रे को हिट करा ना, उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसको कहा जाएगा नॉर्मल। और ये वाली लाइट जो टकरा के वापस आ रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है भैया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना, क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोबारा क्यों आया, ठीक है, आपको कुछ समझाना था इसीलिए। हाँ भैया ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखा जाए, यहां हमने क्या लिख रखा है, इन रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में ध्यान से देखो यार, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि लाइट क्या है, लाइट इज ए वेव, ये बताया गया था। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपने 9th क्लास में वेव के बारे में क्या पढ़ा था, कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना। वेव से रिलेटेड आपने एक फार्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, लैम्डा जिसको बोलते हैं, v फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। किसी भी वेव के वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, क्या होता है, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। ठीक है भैया, तो मतलब किसी वेव के पास ये तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है और वेलोसिटी होती है। ठीक है भाई, अब जैसे ये आपका मान लो ये सरफेस है, यहां से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और यहां से आगे आपका नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर चली गई। देखो भैया ये क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। यहाँ खैर एंगल से मतलब नहीं है, ध्यान से देखना, अगर जो लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहें f1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और वेलोसिटी v1 है इसकी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी f1 होगी, और वेवलेंथ लैम्डा 1 होगा, और वेलोसिटी v1 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, हाँ रिफ्रैक्शन का जब बात करेंगे, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां इन तीनों में से दो चीजें चेंज होती है, एक चेंज नहीं होता, उसको तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब। ठीक है भैया, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, और जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे वहां भी दो लॉज हैं, उनको छोड़ो। अब आप पहला लॉ पढ़ो, पहला लॉ क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री lie in the same plane, lie in the same plane। ठीक है, lie in the same plane का आप मीनिंग जरा समझे क्या होगा, नहीं इसको लिया जाए। हाँ देखो बेटा, lie in the same plane का मीनिंग समझना है आपको, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, इसका मीनिंग हमें समझना है। जैसे देखा जाए कि ये बेटा, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका ओवर राइट तो शायद होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। ये आपने समझ लो, ये आपके टेबल का टॉप है, ठीक है, ये आपके टेबल का एक टॉप है। ठीक, ये आपके पास कोई टेबल है, और ये उस टेबल का टॉप पॉइंट है। ठीक है, ये आपके टेबल का टॉप पॉइंट है, और टेबल की आपकी लेग्स हो गई है। ठीक, अब जरा समझो, यहां आपने एक मिरर रख दिया है, यहां आपने एक मिरर रख दिया है, जो कि क्या काम करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। यहां से आपकी इंसिडेंट रे आई, और ये था आपका नॉर्मल,
यहां से रिफ्लेक्ट वर्क होके लाइट आई। यहाँ जो आपको फर्स्ट लॉ बताया गया है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो भैया ये टेबल का जो टॉप है ये एक प्लेन हो गया आपका। अगर हमने टेबल पर ही लेजर लाइट रख के हमने लाइट लगाया था, ऑन किया था, तो ये लाइट टेबल के प्लेन में चल रहा है, ठीक है। ये लाइट आपका टेबल के प्लेन में जा रहा है, ठीक। अब तुम सोचो कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, हम टेबल के ऊपर इस डायरेक्शन से देखें तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इंटर यहीं पे करेगा। जैसे ये देखो टेबल पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन वापस आई, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर से जा रही है और तुम्हारी रिफ्लेक्टेड ऐसे एंगल बना के ना, एकदम इसी पे रहेगा, तीनों एक ही प्लेन पर। अगर ये तीन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, और हम आपको प्लेन क्रिएट करके दिखाएं, ये तीनों उस प्लेन को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ऐसा कि दो टच करें तीसरा ना टच करे, भैया ऐसा कभी नहीं होगा। ये तीनों के तीनों टच करने चाहिए, सेम प्लेन में रहेंगे। कौन कौन? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, देखे जरा। सेकेंड लॉ कहता है बाबू, एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से आप बोल सकते हो कि आई और आर हमेशा होते हैं इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये ऑलवेज इक्वल होते हैं हमेशा। और सबसे जरूरी बात ये नोट आपके लिए है, क्या? कि ये दोनों जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। चाहे वो सरफेस तुम्हारा प्लेन हो, चाहे वो सरफेस तुम्हारा रफ हो, या वो सरफेस स्मूथ हो, सभी पे वैलिड है, सभी पे वैलिड है। अब हम दो चीजें देखते हैं, क्या? ध्यान से समझना भाई। रिफ्लेक्शन देखो जरा, अगर ये आपके पास स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास मल्टीपल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइट रेज आ रही हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मल्टीपल लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी लाइट रेज, जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो सब भी पैरेलल होंगी। वो सब भी पैरेलल होंगी, मतलब ये सभी सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरे टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो भैया आपके रफ सरफेस से होता है। अगर आपका सरफेस ऐसा है, ठीक है, ये देखो, ढेर सारी मल्टीपल, अपने पास मल्टीपल लाइट रेज आ रही हैं, मल्टीपल लाइट रेज जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसा बाबू, कोई ऐसा, कोई इधर गया, कोई इधर गया, मतलब सभी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आप ये जान लो, यही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है, ये तुम्हारा बनता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी एक फिनोमेना है जिस पर रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आते हैं बाबू। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी हमें पढ़ना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सपोज यही कुछ होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसमें वो टाइनी पार्टिकल की बात करते हैं हम लोग, छोटे पार्टिकल पर। जैसे लाइट इधर उधर से आके हिट करेंगी ना, कहीं से लाइट आई, तो ये बाबू टकरा के ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, लगभग सभी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हो क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये क्या है आपका? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। यह हमने आपके लिए नोट लगा रखा है कि ये जो लॉज ऑफ, अरे रे रे रे, लॉस कौन लिख दिया? लॉज, हाँ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, ठीक है। चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, चाहे कैसा भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है?
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे भैया। अब हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अच्छा एक चीज याद रखना, अब से मैं इस रेड रीजन में आपको अगर कुछ लिख कर दिखाऊंगा तो उसका मतलब आप उसको यही समझना, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और इधर वाले रीजन में हम आपको वही चीजें डिस्कस करेंगे आपसे जो आपके सिलेबस में। हाँ इधर आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीजें मतलब आप समझ लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताते रहेंगे जो आपके सिलेबस का नहीं है। तो इसीलिए मैंने दो कलर में कर लिया है, इधर जो कुछ रहेगा वो समझ लो आपका आउट ऑफ सिलेबस का होगा, और इधर जितनी चीजें होंगी आपके सिलेबस का है, बताता भी रहूंगा मैं आपको। ठीक है भैया। यार और बात करें इस, अरे भैया वही बार बार चेंज हुआ क्या, ठीक है। देखे भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लें। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको समझना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमें समझना है। देखो भाई, ए पॉइंट, ए पॉइंट फ्रॉम विच, ए पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रेस, ठीक है भैया, कम्स आउट, कम्स आउट या वहां पर मीट करते हैं, आप ऐसा समझो, इसी भाषा में समझो यार, कि वहां पर ये मीट करते हैं, यही बेटर होगा, ठीक है। देखें, ए पॉइंट एट विच, ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेस मीट और appears टू मीट, और appears टू मीट, मतलब भाई या तो रियल में मीट करते हैं या वर्चुअली मीट करते हैं, अभी समझेंगे, अभी समझेंगे, या वर्चुअली मीट करते, देखो रियल में मीट करी तो रियल, अगर मीट नहीं करी जबरदस्ती मीट करवाया गया है तो उसको कहते हैं वर्चुअली मीटिंग, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट ये हो गया, और आपका इमेज क्या होता है, इमेज होता है ए पॉइंट, ए पॉइंट एट विच, एट विच रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन में भी वही रहेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज मीट और अपीयर्स टू मीट, और अपीयर्स टू मीट, ठीक है। इसको समझते हैं, आप समझो, अगर मान के चलो आपके पास ये एक मिरर है, ठीक है, आपके पास ये एक मिरर है, यहाँ कोई आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ एक बात और, देखो भाई, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, लाइट चैप्टर में आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे ना, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम बड़े ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे लेकिन पॉइंट के हेल्प से। देखें जरा, यहां से एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, क्या आप इसको इंसिडेंट रे बोल सकते हो? अच्छा इसको भी इंसिडेंट रे बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों ही जाके मिरर को हिट कर रही हैं, तो ये दोनों ही इंसिडेंट रे हैं। और देखो ये दोनों इंसिडेंट रे यहाँ मीट कर रही हैं, इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या ये दोनों रेज रियल में मीट कर रही है? यस, तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दो, नॉर्मल मिरर से 90 डिग्री, तो भैया देख, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है यहाँ और चाहे यहाँ, उतने ही एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इमेज कहाँ मिलेगा, जहां रिफ्लेक्टेड राइज, एक या उससे ज्यादा, कम से कम दो, सॉरी दो, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेंगे। देखो यार ये इधर जा रहा है, ये और ही दूर हो रहा है, कहीं तो मीट नहीं करना है इनको। हाँ एक रास्ता हमारे पास है, जब इसको हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ मीट करती हुई अपीयर हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है। रियलिटी क्या थी, ये दोनों लाइट रेज कहीं टकरा के ऐसे चली आएगी, ये रियलिटी है, वर्चुअलिटी है इधर। इनको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ मिलेगा,
तो यहाँ आपका बन जाएगा इमेज, लेकिन कैसा? वर्चुअल इमेज। ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअली मीटिंग से बनता है, और जो रियली मीटिंग से बनते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यही आपको बता दिया जाए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा। देखो भाई, ये अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और अगर आपके पास लाइट रेज ऐसे आ रही है, एक लाइट रे ऐसे आई है, दूसरी लाइट रे ऐसे आई है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये भी आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। अब बताओ, दोनों इंसिडेंट रे यहाँ कहीं कट कर रहे हैं, रियल में मीट कर रहे हैं? नहीं। हाँ, अगर ये मिरर ना होता तो ये दोनों कहीं ना कहीं मीट करती। तो ये क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। तो यहाँ आपका होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से आप यहाँ नॉर्मल ड्रा कर लो, नॉर्मल ड्रा कर लो। अच्छा, कोई ये मत सोचना भाई कि यहाँ से टकरा के ऐसे आ जाएगा, नहीं, ये गलती नहीं करना। क्यों? ध्यान रखना, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रहना चाहिए भैया, ये गलती आप नहीं करोगे। ठीक हो गया, ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब अगर ये नॉर्मल है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आनी चाहिए, और ये वाली यहाँ कहीं से जानी चाहिए। तो देखो, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करी है वहां आपका बनेगा इमेज, और रियल में मीट करी है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल। देखो ध्यान से, अपने क्लास 10th में अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के जो इमेज है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो क्लास 10th में कुछ और है लेकिन रियल में कुछ और है। हम दोनों चीजें आपको लिखवा देंगे भाई। यहाँ देखिए क्या बताया गया, प्लेन मिरर इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन दैट ज्वाइंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। पेज तो नहीं, इसी को इरेज कर दें क्या? एक्स्ट्रा पेज कहाँ से ऐड कर सकते हैं? यहाँ से। ठीक है भैया, देखो अब हमें पढ़ना है कि किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाया जाए। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर, यह आपका ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमें इसका इमेज चाहिए। ठीक है, तो एक बात देखो, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी दो प्रॉपर्टी अभी देख लो, और प्रॉपर्टी है U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V फॉर इमेज डिस्टेंस। मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा? उसका इमेज भी फॉर्म होगा, पहली बात। दूसरा, ये जो प्लेन मिरर होता है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसका? उस लाइन का जो जोड़ता है, दैट जॉइंस ऑब्जेक्ट टू इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए प्लेन मिरर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज भी बनेगा, और ये इस पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर कहीं दिया है ये मिरर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो कुछ मत करो, ऑब्जेक्ट से सीधी एक लाइन ले जाओ जो मिरर पे परपेंडिकुलर, ठीक है, और उस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, कितना? जितना इधर आया है, जितना तुम्हारा यू है यहाँ, ये भी। तो भैया अगर आपका ये ऑब्जेक्ट था तो ये आपका बन जाएगा इमेज। ठीक, अब अगर आपको रे डायग्राम भी दिखाना है तो किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए रेज तो हम चार तरह के डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तरह की रेज हम डालते हैं जिससे कि दो काटे तो इमेज मिले। देखो इसी को आपको फॉलो करना है। पहले हम इमेज बना लेंगे, अगर ये अपना ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ आएगा? इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ आपका इमेज आ गया। पहले इमेज बना लो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, जितना इधर है उतना उधर ले जाओ, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज होगा। अब भाई रे डायग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट से दो रेज, आप जैसी मर्जी जहां मर्जी दो रेज लेकर मिरर पे ठुकवा दो। उसके बाद क्या करो? यहाँ पर स्केल रखोगे, ठीक, स्केल रख के ये लाइन सीधी इधर निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ ये जो डबल एरो वाली रे गई थी, ये यहाँ से मिरर से टकरा के यहाँ से वापस आ गई। रियलिटी तो यही है। और इसको भी आप ऐसे स्केल रख के ज्वाइन करवा दो। ठीक है, ये सिंगल वाली, ये वाली रेस ऐसे गई और फिर टकरा के ऐसे आ गई। रियलिटी तो ये है, और यहाँ रियल में कोई मीटिंग होगी नहीं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस की।
हमने क्या बताया था, इमेज कहाँ बनेगा, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करेंगे। देखो ये यार इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये रियल में कहीं मीट नहीं करेंगे। हाँ पीछे प्रोड्यूस करोगे तो बिल्कुल यहाँ मिल रहे हैं, और प्रोड्यूस करने से इमेज बना है ना, तो ये इमेज हो जाएगा वर्चुअल। रियल मीटिंग से नहीं बना है ना, वर्चुअल मीटिंग से बना है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। और ये क्या था, ये आपका था रियल इमेज। आपके क्लास 10th में आपको बताया जाएगा कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जो कि क्लास 10th के लेवल पर सही है। हायर क्लास में वो गलत हो जाएगा। प्लेन मिरर क्या करता है, रियल इमेज का ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। अभी तो हम स्टार्टिंग में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही सीखेंगे। जब हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पढ़ेंगे, वहाँ आई डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो ग्लासेज वगैरह चश्मा वगैरह जो लगता है, वहां पे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखेंगे। अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमको कहीं नहीं मिलेगा। अब जरा देखो, इसी बात को ध्यान में रखना है। अगर अपना मिरर हम थोड़ा सा एंगल पर कर दे, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, ये मिरर है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, सीधा जितना डिस्टेंस ये, उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ इमेज बना दोगे, जो कि होगा रॉन्ग। ये होगा रॉन्ग, क्यों, क्या बताया था, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए मिरर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कहाँ से 90 डिग्री है, नहीं है। तो अगर आपका मिरर ऐसा है, भाई यही ध्यान रखना है, मिरर कैसा भी हो, ध्यान आपको क्या रखना है, जहां भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन इस पे आना चाहिए, परपेंडिकुलर। फिर उसको उतना ही प्रोड्यूस कर दो जितना इधर, यहाँ इसका इमेज बनेगा, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी दो एरो ले जाके मिलवा देना, ठीक है। बढ़ते हैं भैया आगे, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। पहली बात, जो एक तो तुमने देख लिया, दो तो बता ही दिया आपको, क्या बता दिया, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है उसका डिस्टेंस कितना होता है मिरर से, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे ना, मिरर से मेजर करेंगे। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितनी दूर इमेज बना है अब मिरर से, उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला हमने आपको कहा बताया यार, लेटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, सेम साइज। ये रह गया, लिखो, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फॉर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से। दूसरा, इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनता है, इमेज बनता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप समझे क्या, लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट। आप सैलून वगैरह में बाल वाल कटवाने जाते हैं तो वहां भी प्लेन मिरर ही होता है। उसमें आप अपना अगर राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपके इमेज में लगेगा कि उसने इमेज ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है ना, यही होता है लेटरली इन्वर्टेड। देखो, अगर आपका पाम ऐसे, थंब इधर है, तो मिरर में ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, थंब उधर दिखेगा, ठीक है। थंब उस साइड हो जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन का यही मतलब होता है, लेफ्ट अपीयर टू बी राइट एंड राइट अपीयर टू बी लेफ्ट। रियल में नहीं होता, ऐसा अपीयर होता है। और देखो यहाँ इन्वर्जन आपको अगर मिला, तो इन्वर्जन बेटा फिजिक्स में दो तरीके का, तीन तरीके का होता है, ठीक है। पहला आपके लिए हम लिखे हैं ये लेटरल इन्वर्जन, और दूसरा है वर्टिकल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, अगर एल ऐसे है तो मिरर एल में ऐसा दिखेगा, है ना। जो चीज देखो ये तुम्हारे राइट की तरफ जाए थी, और इसमें ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। और वर्टिकल इन्वर्जन का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम का पोजीशन चेंज होना, ठीक। अगर कोई आदमी सीधा खड़ा है तो प्लेन मिरर में उसका इमेज कैसा बनता है, सीधा। लेकिन अगर कहीं इन्वर्जन होगा, वर्टिकल इन्वर्जन, तो उसका इमेज ऐसा उल्टा बनेगा, जो कि आएगा तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स में, प्लेन मिरर में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो आपने क्या देख लिया, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा, किस केस में, उस इमेज का जो प्लेन मिरर से बना है। दूसरा, लेटरल इन्वर्जन होगा। तीसरा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। इरेक्ट, ये देखो लेटरल इन्वर्जन वाले में ये स्फेरिकल मिरर में होगा, और यहाँ क्या होगा, सीधा ही होगा। ऑब्जेक्ट सीधा है तो आपका इमेज भी सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। तीसरा क्या है, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। अभी आपने देखा, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अभी पहले ही समझ लो,
चाहे आपका प्लेन मिरर हो, चाहे आपका स्फेरिकल मिरर हो, इसका रियल साइड और वर्चुअल साइड आप समझ लें। रियल और वर्चुअल साइड आप समझ लो बच्चा। आप सोचो मिरर कैसे बनाया जाता है यार, प्लेन, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है, ठीक है। बस उसके एक सरफेस पर हम पॉलिश कर देते हैं। किसकी पॉलिशिंग करते हैं? सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की। रीजन, सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सिल्वर ऐसा मेटल है जिसके पास बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और एल्यूमिनियम सेकेंड बेस्ट है। तो इसीलिए अब आजकल यार एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं, सिल्वर का शायद कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर से सस्ता होता है एल्यूमिनियम, ठीक। अब देखो कोई लाइट रे इधर हिट करेगी तो लौट के इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये इसका रियल साइड हो गया। और जिधर लाइट नहीं जाती है रियल में, ये इसका वर्चुअल साइड हो गया। तो ध्यान में रखना, इमेज जब भी बिहाइंड द मिरर होगा तो वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। और प्लेन मिरर में तो हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनता है। इमेज हमेशा कैसा होता है? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल होता है, ठीक है। और सेम साइड, और अच्छा ये तो हो गया, ठीक। ये है आपके प्लेन मिरर से बने इमेज का प्रॉपर्टी। कितनी हो गई है? 4। ये यहाँ लिखा गया है, 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर आओ। देखो यहाँ, अब आपको पहले बताए थे, ये क्या है आपका? ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप आगे चल के एनडीए या और किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत इसको ध्यान में रखना। ध्यान में रखना जब बोर्ड पेपर आएगा इसको भूल जाना, लेकिन कंपटीशन में जाना तो फिर याद कर लेना, ठीक। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में 4 आपको बता दिया गया जो आपके सिलेबस का है। कौन कौन सा बताया गया? हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज ये कैसा होता है? हमेशा इरेक्ट होता है, और हमेशा वर्चुअल होता है, और हमेशा कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर। ये 5 चीजें तो आपके अपने सिलेबस में है। अब इधर जो हमने लिख रखा है, ये भाई हम अपने कोड में लिखे, शायद आप ना समझ पाओ, तो देखो, ऑब्जेक्ट ए डिग्री, इमेज 2 डिग्री, इसको समझना पड़ेगा, है ना। अगर जैसे ध्यान से देखो, हमने ये कहा है प्लेन मिरर, यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम रोटेट करवाते, घुमाते, यहां ले जाते, कितना डिग्री? मान के चलो हमने ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री रोटेट करवा दिया है, तो इसका इमेज जान तो कितना डिग्री रोटेट करेगा? देखो पहले तो इमेज यही बनता ना भाई, बताया आपको ट्रिक, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, ठीक है। अगर ये थीटा डिग्री ऑब्जेक्ट हुआ है, लेकिन मिरर कैसे है? मिरर को मत घुमाना, मिरर को रेस्ट पे रखना, तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अगर आप थीटा डिग्री घुमाओगे तो इमेज घूम, अच्छा ये कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका इमेज भी घूमेगा, बट 2 थीटा। कितना घूमेगा? अब आपका इमेज, पहले केस में ऑब्जेक्ट आपका यहां था और इमेज आपका यहाँ। दूसरे केस में जब आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो उसका इमेज आपका यहां बना है। अगर हमने ऑब्जेक्ट थीटा घुमाया था तो इमेज कितना घूमेगा? 2 थीटा डिग्री घूमेगा। यही हमने यहाँ लिखा है, इसको सही से लिखते रहे भाई आपके लिए। 1 मिनट, देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, बड़ा कर दें थोड़ा इसको, ठीक है भाई। हम्म, देखो यार, अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे कितना? थीटा डिग्री, तो आपका इमेज रोटेट करेगा 2 थीटा डिग्री। और कैसे? सेम मैनर में, सेम मैनर में मतलब सेम मैनर में रोटेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? अगर ये क्लॉकवाइज घूमा है तो आपका इमेज भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है भैया। आपका इमेज भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपके पास? अगर इस बार हम मिरर को घुमा दें, अगर हम मिरर को घुमा दें, ठीक है। अब देखना जरा,
अगर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, तो इस केस में इसका इमेज बनना चाहिए I1 यहाँ। लेकिन अगर हम अब की बार ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रख के इमेज को घुमा दें, इमेज ऐसा रख, सॉरी, इसको मिरर को घुमा दिया जाए, मिरर को अगर आप थीटा डिग्री घुमाओगे तो इमेज कितना घूमेगा? इमेज थीटा ही घूमेगा। थीटा ही डिग्री घूमेगा, लेकिन कहाँ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख रखा आपके लिए? देखो, ऑब्जेक्ट को जितना डिग्री घुमाओगे इमेज भी उतने डिग्री घूमेगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन मिरर को जितना डिग्री घुमाओगे ऑब्जेक्ट उसका डबल घूम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यस, ठीक है। थीटा, ऑब्जेक्ट जितना डिग्री घूमेगा इमेज उतना ही डिग्री घूमेगा सेम डायरेक्शन में। अगर हम मिरर घुमाएंगे, अगर हम मिरर को घुमाएंगे तो ऑब्जेक्ट डबल घूमेगा, डबल एंगल से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ देखो स्पीड, ये है v, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। 2 टाइम्स नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होगा। ठीक है। क्या केस है यहाँ? मिरर आप रख दो रेस्ट पर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मिरर के पास लाओगे जिस स्पीड से, तो इसका जो इमेज था, इमेज उसके डबल स्पीड से मिरर की तरफ आएगा। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, उसी स्पीड से, उसी स्पीड से जब हम मिरर को दौड़ाएंगे तब ये डबल होगा। ठीक है ना? यहां समझ लो, ऑब्जेक्ट चाहे रोटेट कराओगे चाहे मिरर के पास लाओगे, तो जिस एंगल या जिस स्पीड से लाओगे उसी एंगल या उसी स्पीड से इमेज भी आएगा। लेकिन अगर हम मिरर को रोटेट करवाएंगे या मिरर को ऑब्जेक्ट के पास या उससे दूर ले जाएंगे, तो उतने उसके डबल एंगल से या उसके डबल स्पीड से चलेगा, अपोजिट सेंस में, अपोजिट सेंस में। इसको सब हटा के फिर से बता दें आपको। भाई इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपके सिलेबस में बस आप खाली रिजल्ट याद कर लो। ठीक है, यहाँ आपको कुछ है रिजल्ट दे रहे हैं, 4-5 है। पहला, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है थीटा डिग्री, तो भैया इमेज भी आपका रोटेट करेगा थीटा डिग्री, और कैसे? सेम मैनर में। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को नहीं, मिरर को रोटेट करवा दें, अगर हम मिरर को रोटेट करवाएंगे थीटा डिग्री, तो भैया ये जो इमेज है वो उसका डबल 2 थीटा से घूमेगा, और वो भी अपोजिट मैनर में, अपोजिट मैनर में। ठीक है। तीसरा, तीसरा हम लिखें मिरर और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट वेलोसिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v रख दो, चाहे मिरर की तरफ ले जाओ चाहे मिरर से दूर ले जाओगे, ठीक है, तो इमेज भी v वेलोसिटी से भागेगा और सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में। अच्छा, और अगर हम मिरर को, मिरर को v वेलोसिटी से दौड़ा दें, ऑब्जेक्ट को रोक दें, तो उस केस में क्या होगा? आपका इमेज 2v के स्पीड से चलेगा, अपोजिट सेम डायरेक्शन। ठीक है। पांचवा शायद कुछ लिखा है आपके लिए, क्या है भाई? हाँ, इसको तो बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखें, रिफ्लेक्शन वाले केस में ये पॉइंट मिस हुआ था, अच्छा हुआ कि लिखे थे तो याद है, 10th में पूछा नहीं जाता। ध्यान सुनो, अगर ये आपका इंसिडेंट रे है, ये बेटा आपका नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे कहाँ जाता? सीधा निकल जाता कि नहीं? अगर मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे सीधा निकल जाता, बिल्कुल सीधा निकल जाता। अब जरा ध्यान से देखना, इस एंगल को कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर, और ये दोनों होते हैं इक्वल, प्लेन मिरर के केस में होते हैं इक्वल। यस, देखना, लाइट का ये ओरिजिनल पाथ ये था, मिरर नहीं आता बीच में तो सीधा ऐसे जाता। ये लाइट का क्या था? ओरिजिनल पाथ। लेकिन लाइट चली गई यहां से इधर से, क्यों? क्योंकि बीच में मिरर आया और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, उसका रास्ता बदल दिया। तो देखो भाई, एक्चुअल पाथ से जहां गया फाइनली, वो कितने एंगल पर मुड़ गया? एक्चुअल पाथ से कितने एंगल पर मुड़ गया?
इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका सिंबल यूज किया जाता है डेल। तो अब तुम खुद सोचना ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देखें, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पर इंसिडेंट रे और उसका जो रास्ता था सीधा वाला जो कि है, ये कितना होता 180, 180 में से ये डेल्टा, और ये हमें माइनस करना है। ये माइनस करना, क्या माइनस करना, आई प्लस आर, और आई और आर इक्वल होता है तो क्या हम इसको ये ना लिख दें 180 माइनस 2 टाइम्स हाफ आई या 2 टाइम्स हाफ आर, जो लिखना है वो लिख लो। ठीक, यहाँ पर आपको यही दिया गया है, ये डेल का सिंबल है। ठीक, डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट दिया है, हाँ ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है क्या, कि कोई बच्चा है, मान लो इसकी हाइट है h, ठीक, और इसके सामने प्लेन मिरर रखा है, ये इस प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो कम से कम कितने साइज का मिरर की रिक्वायरमेंट है। एक पॉइंट और है, उसको नोट कर लेना सबसे पहले, कि भाई कोई कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइड के मिरर में, ठीक, ऐसा मिरर जिसका साइज एक पॉइंट जितना भी क्यों ना हो, वो दुनिया के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बना सकता है और बनाता है। हमको दिखे ना दिखे वो अपनी जगह की बात, ठीक है। पॉइंट साइज का मिरर भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनाता है। बात यह है कि वो हमको पूरा नहीं दिखता है। अब वहां आता फील्ड ऑफ व्यू की बात आती है, आगे के क्लास में देखेंगे इसको। अब अगर ये बच्चा अपनी खुद की, याद रखना ये सब पे अप्लीकेबल नहीं है, जब कोई खुद की इमेज को देखना चाहेगा तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए, इतनी, कितनी, h/2, ये कंप्लीट इमेज देख सकता है। तुमको क्या बताया, अगर मिरर हम एक पॉइंट जितना लेते तब भी इसका इमेज बनता पूरा, लेकिन ये देख पाता नहीं पूरा, है ना। पूरा देखने के लिए कितना चाहिए, जो देखना चाहता है अपनी इमेज को उसकी हाइट का आधा मिरर चाहिए। यहाँ ये लिखा है हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस केस में, जब कोई पर्सन अपने खुद के इमेज को प्लेन मिरर में देखने की कोशिश करे तो, तब वो अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट या साइज कितनी होनी चाहिए, उस पर्सन की हाइट की हाफ। दूसरा क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास दोनों साइड से दीवार के दो वाल हैं, और एक वाल पर किसी पे आपके पास लग जाए प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन मिरर, और यहाँ एकदम सेंटर में, ध्यान रखना ये भी केस तभी वैलिड है जब बच्चा सेंटर में खड़ा होगा तब, और ये इधर कोई ऑब्जेक्ट है दीवार पर टंगी हुई है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज देखने के लिए ये बच्चा अब अपनी इमेज नहीं, इस दीवार पे लगी हुई, और इस दीवार पे मिरर है, इस दीवार पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ का इमेज का पूरा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज इसमें देखने चाहे तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए, कम से कम। भैया अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो मिरर की जो रिक्वायर्ड हाइट होगी h/3, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, ये बच्चा दोनों वाल के मिड पॉइंट पे सेंटर में हो तब। आगे पीछे हुआ तो एक रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो आप इतना रिजल्ट याद कर लो भाई, ठीक है, इतने रिजल्ट आप याद कर लो। अब मिलेंगे आपसे भैया नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक, स्फेरिकल मिरर्स। तब तक ले जाएं।